नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASPR स्टडी पॉइंट पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। आज हम हरियाणा बोर्ड की इतिहास की पाठ्य पुस्तक 10th क्लास की उसका सेकंड लेसन पढ़ेंगे, प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। इसके अंदर हम विश्व के अंदर प्राचीन समय में जो जो प्रमुख सभ्यताएं हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले वाले लेसन में हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में पढ़ा था जो कि भारत के अंदर थी, और इस लेसन में जो हम सभ्यताएं पढ़ेंगे वो विश्व के अलग अलग भागों में जो जो सभ्यताएं प्राचीन समय में विकसित हुई हैं उन सब के बारे में इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। मानव और उसकी सभ्यता का उद्भव एवं विकास एक रोचक कहानी है। अगर हम मानव के सभ्य होने की और उसके विकास की बात करें तो बड़ी रोचक कहानी है और इसमें इसी रोचकता को हम देखेंगे। इन सभ्यताओं का बहुत बड़ा भाग अतीत के घने कोहरे में छिपा है। इसको समझने का प्रयास निरंतर जारी है, यानी इसको हम ही अभी तक पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए हैं कि किस किस सभ्यता में क्या क्या हुआ था। और ये कहीं ना कहीं जो जो जानकारियाँ हमें अभिलेख वगैरह मिलते रहते हैं उसके अनुसार हमारी जानकारियाँ दुरुस्त होती रहती हैं। ये सभ्यताएं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय में विकसित हुई। जब व्यक्ति स्थायी रूप से रहना शुरू करता है तब व्यवस्थित जीवन बिताने के प्रयास में उसके चारों ओर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का निर्माण शुरू हो जाता है। यही व्यवस्था सभ्यता का निर्माण करती है, अर्थात जो सामाजिक जो निर्माण होता है या राजनीतिक रूप से निर्माण होता है या सांस्कृतिक या आर्थिक व्यवस्था जो भी हम निर्मित करते हैं, इसी सारी भी को हम बोलते हैं सभ्यता। जिन सभ्यताओं की जानकारी आज तक प्राप्त हुई है उन सभ्यताओं का वर्णन निम्न प्रकार से है। तो इस लेसन के अंदर हम कौन कौन सी व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, ये वर्ल्ड का मैप आपको दे रखा है और इसमें कौन कौन सी सभ्यता कहाँ कहाँ पर थी तो इसके बारे में जानकारी दे रखी है। देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता पहली, ये हमने यहाँ पढ़ी थी, भारत के अंदर थी, भारत और पाकिस्तान में। दूसरा आपका चीन की सभ्यता, ये चीन की सभ्यता आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की ये देखो पीले रंग की सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसके बाद में आपकी आती है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता ये है। और इसके बाद है माया सभ्यता, माया सभ्यता जो कि उत्तरी अमेरिका के अंदर थी, तो ये आपको माया सभ्यता दिख रही है यहाँ। इसके बाद आपकी इंका सभ्यता जो दक्षिण अमेरिका के अंदर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो इन्हीं सभ्यताओं के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ये लेसन आपका थोड़ा लंबा होने वाला है, शायद 1 घंटे से ऊपर का वीडियो चला जाए, तो आप सभी को पेशेंस बना करके रखना है और चीज़ों को समझते चलना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास लगभग 7000 वर्ष पूर्व हो गया था, यानी आज से 7000 साल पहले। तो आज से 7000 साल पहले की बात करें तो लगभग हम कह सकते हैं 5000 ईसा पूर्व में मिस्र की सभ्यता का विकास हो गया था। प्राचीन काल में मिस्र छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और लगभग 4000 ईसा पूर्व में ये संयुक्त राज्य संयुक्त होकर 2 राज्यों में संगठित हो गए। पहले की बात करें तो छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, लेकिन 4000 ईसा पूर्व के आसपास इनको सबको मिला करके 2 राज्य बना दिए गए। पहला था उत्तर मिस्र अथवा नील नदी के मुहाने का राज्य, यानी जो नील नदी के मुहाने के ऊपर स्थित था वो राज्य है जिसको हम उत्तर मिस्र कह सकते हैं। और दूसरा है दक्षिण मिस्र जो कि नील नदी की घाटी का राज्य था, यानी ये नील नदी की घाटी के अंदर पड़ता था। उत्तर मिस्र राज्य है, इसकी राजधानी का नाम क्या है, बूटो, और इनका राज चिन्ह क्या था, मधुमक्खी। दक्षिण मिस्र की जो राजधानी थी उसका नाम है तैखेबे और इनका राज चिन्ह है पैपायरस का गुच्छा। पैपायरस का गुच्छा इनका राज चिन्ह है। पैपायरस एक तरह का पौधा होता है, तो उसके एक गुच्छा जो वो इनका राज चिन्ह था और राजधानी इनकी तैखेबे थी। मेना या मिनस नामक राजा ने 3400 ईसा पूर्व में इन दोनों राज्यों को मिला करके, तो ये कोई राजा हुए हैं जिनका नाम मेना या फिर मिनिस इनको बोलते हैं, तो इन्होंने 3400 ईसा पूर्व में दोनों राज्यों को मिला करके संपूर्ण मिस्र को अपने अधीन इसने कर लिया, यानी दोनों मिस्र को मिला करके एक ही मिस्र इसने बना दिया था। मेना एक सफल विजेता और महान सेनानायक था, उसने मेम्फिस को मिस्र की राजधानी बनाया। तो अगर हम बात करें मेना के राज्य की राजधानी या संयुक्त मिस्र की राजधानी क्या थी, मेम्फिस, और वहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की, यानी राजतंत्र वहाँ पे ये लेके आया। इसी ने मिस्र के प्रथम राजवंश की भी स्थापना की। तो गतिविधि दे रखी है, जानने का प्रयास करेंगे नील नदी ने
किस प्रकार मिस्र की सभ्यता का पालन पोषण किया। तो वही किस प्रकार से किया, क्योंकि नदी थी तो नदी के आसपास क्या हो सकता है, उससे जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसे कृषि हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसने सभ्यता का पालन पोषण किया। इसके बारे में एक फैक्ट दे रखा है, मिस्र के ज्ञान को दुनिया तक ले जाने में फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये फ्रांस का एक राजा था, नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसने मिस्र के ज्ञान को पूरी दुनिया तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। ये आपका इतिहास का ही क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। ये देखिए मिस्र के अंदर बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनाए जाते थे। ये यहाँ पिरामिड दे रखे हैं, इनके ऊपर ये देखो कितना भारी पत्थर रखा हुआ है। तो इस प्रकार के जो पिरामिड हमें मिस्र में देखने को मिलते हैं, ये इतने भारी भारी पत्थर इनके ऊपर रखे हुए हैं कि आज हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस प्रकार से रखे गए होंगे। और आज हमारे पास इतनी मशीनें हैं, उनके द्वारा भी इनको रख पाना इतना आसान काम नहीं है। तो इस प्रकार की संरचनाएं हमें मिस्र में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मिस्र के इतिहास को जानने के साधन हमारे पास क्या क्या है। तो 3 प्रकार के साधन हैं, एक आपके साहित्यिक साधन है, दूसरा पुरातात्विक साधन है और तीसरा आधुनिक साधन। साहित्यिक साधन में हमारे पास हेरोडोटस, डायोडोटस और मैनेथो, ये 3 व्यक्ति हैं, इनके द्वारा लिखी गई चीज़ें। तो ये हमारे पास साहित्यिक साधन है। जो हेरोडोटस है, इन्हीं को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास के पिता किनको कहा जाता है, हेरोडोटस को, इतिहास पिता। उसके बाद हमारे पास पुरातात्विक साधन क्या क्या हैं। पिरामिड जो ऊपर अभी दिखाया था, पिरामिड जो मिले हैं, उनसे हमें मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ समाधियाँ या मस्तबे बने हुए मिले हैं हमें। भित्ति चित्र यानी दीवारों के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं, उन भित्ति चित्र दीवारों के चित्रों को कहते हैं। तो इस प्रकार के चित्र हमें मिले हैं। उस समय के मंदिर मिले हैं। रोसेटा अभिलेख, रोसेटा एक स्थान का नाम है, वहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं वो भी मिस्र की सभ्यता को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आधुनिक साधनों की बात करें तो एडोल्फ इरमान व जे.एस. ब्रस्टेड की पुस्तकें। तो ये 2 लेखक हैं, एडोल्फ इरमान और जे.एस. ब्रस्टेड। इन्होंने पुस्तकें मिस्र की इतिहास के बारे में लिख रखी है, तो उनसे हमें जानकारी मिलती है। अब बात कर लेते हैं मिस्र की राजनीति की, कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी मिस्र की। तो मिस्र का राजा फ़राओ कहलाता था, मतलब वहाँ पे राजा को क्या कहा जाता था, फ़राओ। फ़राओ न्याय और ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। तो फ़राओ को ये लोग न्याय का प्रतिनिधि और ईश्वर का प्रतिनिधि यानी ईश्वर का स्वरूप ये मानते थे। मिस्र के राजनीतिक इतिहास को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला आपका प्राचीन काल या फिर पिरामिड युग है, जिसमें बहुत सारे पिरामिड बनाए गए हैं, भर भर के इन्होंने पिरामिड बनाए हैं। बहुत सारे पिरामिड आपको देखने को मिलेंगे। 3400 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व तक का ये काल इनका रहा है, जिसको हम पिरामिड युग बोल सकते हैं। उसके बाद में आता आपका मध्य काल या फिर सामंती युग, जो ये है आपका 2160 ईसा पूर्व से लेकर के 1580 ईसा पूर्व तक का मध्यकाल या फिर सामंती युग कह सकते हैं। नवीन काल की बात करें, नवीन काल या साम्राज्यवादी युग इसको कह सकते हैं। ये आपका 1580 ईसा पूर्व से लेकर के 650 ईसा पूर्व तक का काल रहा है। तो इन 3 भागों में हम मिस्र के राजनीतिक इतिहास को बांट सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिड युग की। इस युग में 6 राजवंशों ने, पिरामिड युग में 6 राजवंशों ने शासन किया। तो इसमें कौन कौन से राजवंश थे, यहाँ आपको अजीबोगरीब नाम देखने को मिलेंगे, जो आसानी से याद भी होने वाले नहीं हैं। अब पता नहीं भाई इन्होंने कैसा इतिहास इस बार 10वीं की पाठ्यपुस्तक में डाला है, तो ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। खैर, तो प्रमुख शासक कौन कौन से, एक आपका नरमेर है, अट्टा है, जोसर है, इमोटेप है, खूफू है, यूसरेकाफ, खाफरे आदि। ये इस प्रकार के 6 राजवंश हैं और इनके कुछ प्रमुख शासक। इन फ़राओं ने, फ़राओ मतलब राजा ने, विशाल पत्थरों के गगनचुम्बी पिरामिडों, त्रिभुजाकार समाधियाँ जिनको हम कह सकते हैं, का निर्माण किया। ये देखो आपको ये पिरामिड दिख रहा है, तो इस प्रकार के पिरामिड यहाँ पे बनाए गए हैं। और ये ऊपर देखो काफ़ी भारी पत्थर है, ये दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा है। इसका नाम क्या है, गीजा का पिरामिड, गीजा जगह का नाम है, तो वहाँ पर ये पिरामिड बना हुआ है। मिस्र की आधुनिक राजधानी, जो वर्तमान में राजधानी हुआ काहिरा, उसके दक्षिण में मेम्फिस नामक नगर के पास, जो कि मेना की राजधानी थी, मेना या मिनेस ने जो राजधानी बनाई थी, उसके पास आज भी कितने 70 पिरामिड मौजूद हैं। मिस्र में पिरामिडों को बनाने का श्रेय किसको जाता है, इम्होटेप को जाता है, जो तीसरे राजवंश के फ़राओ, यानी तीसरा राजवंश जो था उसका जो राजा था जोसर, उसका वजीर था ये इम्होटेप। इनकी रचना मिस्र के
लोगों ने अपने राज्य और उसके प्रतीक फराव की अनश्वरता एवं गौरव को अभिव्यक्त करने के लिए की थी। मिस्र के शासक सूर्य देवता को अपना इष्ट देवता मानते थे, यानी कि ये सूर्य देवता की पूजा करते थे। अतः उन्होंने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए विशाल पिरामिडों का निर्माण करवाया, अर्थात ये सूर्य को प्रसन्न करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाए हैं। पिरामिडों के निर्माण का उद्देश्य धार्मिक पवित्रता भी इनका एक कारण रहा है, लोगों को रोजगार देना इनका उद्देश्य रहा है। जैसे हम आजकल जो पर्यटन के लिए चीज़ें बना देते हैं, तो इस प्रकार ये पिरामिड जो बनाए गए उस समय में का ये एक तरह से पर्यटन स्थल कह सकते हैं, जहाँ पर दूर दूर से लोग आते होंगे, तो वहाँ जो लोग उनको वो पिरामिड दिखाते होंगे उसके बारे में जानकारी देते होंगे, तो ऐसे लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो ये भी एक उद्देश्य है। अपनी संस्कृति को दीर्घायु करने का उद्देश्य भी इसके पीछे हो सकता है कि अपनी संस्कृति को चाहते हो कि आज से 4-5 हज़ार साल बाद कोई हरियाणा बोर्ड की 10वीं की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में हमारे बारे में पढ़ पाएगा, तो इस उद्देश्य से भी शायद इन्होंने संस्कृति को दीर्घायु रखने के लिए भी इन पिरामिडों का निर्माण किया होगा। अब बात करते हैं इसके बाद दूसरा युग। ये देखिए आप मिस्र की लिपि, तो इस प्रकार से ये लिखने की इनकी लेखन कला रही है, देखो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आपका बात करते हैं पिरामिड सामंतवादी युग की। सामंतवादी युग जो है वो 2160 ईसा पूर्व से लेकर के 1580 ईसा पूर्व, इसको हम सामंतवादी युग कहते हैं। सामंतवादी युग में 5 राजवंशों ने शासन किया। अगर पिरामिड युग की बात करें तो वहाँ 6 राजवंश थे, और यहाँ आपको कितने राजवंश हैं? 5 राजवंश। और इनमें जो प्रमुख उनके नाम देखें, ईंटे, मेतुहोतेप, अमनहोतेप, सेनवो, सरेत आदि। इस युग में मिस्र अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, यानी दोबारा से मिस्र जो है वो छोटे छोटे राज्यों के अंदर बंट गया था, और राज्य शक्ति सामंतों के हाथ में आ गई, यानी यहाँ पे सामंती व्यवस्था आ गई। सामंती व्यवस्था के बारे में हम अगले लेसनों में विस्तार से पढ़ेंगे, सामंत व्यवस्था क्या होती है। सामंतों की प्रतिस्पर्धा के कारण प्रत्येक जागीर का चहुमुखी विकास हुआ, यानी जो जागीर उनके पास, सामंतों के पास अपनी अपनी जागीरें, यानी उनके पास 50, 100, 200, 1000 एकड़ जो ज़मीन थी, उसमें उन्होंने अपनी अपनी जागीर के अंदर उसका खूब विकास करवाया। और इस समय में मकबरों का निर्माण हुआ। पहले के समय में था वो जो पिरामिड था उसमें पिरामिडों का निर्माण हुआ, इस समय में मकबरों का निर्माण हुआ। और व्यापार तथा कृषि का भी इस समय में काफ़ी विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप उनके नगर जो थे वो सभ्यता के केंद्र बन गए थे। ये सामंत आपस में लड़ते रहते थे और चारों ओर अशांति तथा अराजकता व्याप्त थी। ऐसे में सीरिया के हिक्सास लोगों ने मिस्र पर अधिकार कर लिया। इन सीरिया के हिक्सास जनजाति है कोई ये सीरिया की, तो इन लोगों ने यहाँ पे अधिकार कर लिया और ये स्थानीय जनता का शोषण करने लगे। अब ये बताओ भाई, कोई बाहर का व्यक्ति किसी पे शासन करे तो शोषण तो करेगा ही। जैसे हमारे यहाँ पे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन कर रखा था तो वो हमारा शोषण करते थे, ठीक ऐसे ही यहाँ हिक्सास लोगों ने इनका शोषण किया, जिससे आम जनता को हिक्सास लोगों से घृणा हो गई। जैसे हम लोगों को अंग्रेजों से घृणा हुई थी और हमने आज़ादी की एक लंबी लड़ाई लड़ी, तो अंत में थीब्स के सामंत अमोसिस थीब्स का एक सामंत था, उसने हिक्सास लोगों को मिस्र से मार भगाया और स्वयं शासन करने लगा, यानी ये खुद राजा बन गया। और आने वाले वंशों के शासक कठपुतली थे, लेकिन इसके बाद जो भी राजा बने वो सारे के सारे कठपुतली तरह के थे, यानी क्या की जो शासन की बागडोर थी वो किन्हीं और के हाथों में रहती थी, और ये केवल एक तरह से कठपुतली के तौर पे ही काम करते थे। ये एक फैक्ट दे रखा है, प्राचीन मिस्र के लोग यह जानते थे कि सूर्य का प्रकाश व उष्णता जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए वे सूर्य देवता रा को सृष्टि का कारण मानते थे। यानी वो लोग मानते थे कि सूर्य से ही हमें उष्णता आदि मिलती है, और सूर्य हमारा देवता है, और उसको किस नाम से जानते थे? रे और रा के नाम से जानते थे। इसके बाद आपका आता है तीसरा युग, सामंतवादी युग, जो कि 1580 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक का है। इस युग का प्रारंभ 28वें राजवंश के शासक अमेनहोटेप द्वारा सामंतों की शक्ति को समाप्त करके सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना से हुआ। यानी 28वें राजवंश का राजा था अमेनहोटेप, इसके द्वारा इस युग का प्रारंभ माना जाता है, जब इसने सामंतों की शक्ति को समाप्त कर दिया था और एक अच्छी शासन व्यवस्था की स्थापना की। इस काल में जनता सुखी हुई और समृद्ध थी। इस युग में कई राजवंशों ने शासन किया, जिनमें से प्रमुख के नाम यहाँ दे रखे हैं, जिसमें आपका अमेनहोटेप द्वितीय है, अहमोज प्रथम है, थुटमोस प्रथम है, अमेनहोटेप तृतीय है, हाथशोपसुत है, ये महिला शासिका हुई हैं। एक ही महिला शासिका हमें देखने को मिलती है मिस्र के इतिहास में, जिसका नाम है हाथशोपसुत।
ये इस प्रकार के नाम थे जिन्होंने मिस्र को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मिस्र में लगभग 31 राजवंशों ने शासन किया कुल मिलाकर के, और कितने सालों तक शासन किया? 3100 वर्षों तक। अंत में 332 ईसा पूर्व में यूनान के शासक सिकंदर ने मिस्र के ऊपर अधिकार कर लिया। जो आपने सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर, वही वाला सिकंदर है ये। तो इसने 332 ईसा पूर्व के अंदर यहाँ पर कब्जा कर लिया। और सिकंदर की मृत्यु के बाद जो यहाँ किसने शासन किया? फिर टॉलेमी वंश के लोगों ने यहाँ पे शासन किया। मिस्र के अंदर टॉलेमी वंश के लोगों का शासन आया। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी इनकी, यानी राजकाज की व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो फराओ मीन्स राजा। तो फराओ को राजा कहा जाता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो फराओ को असीम अधिकार प्राप्त थे, यानी कि उसके अधिकारों की कोई सीमा नहीं थी। वह निरंकुश व स्वेच्छाचारी शासक था, यानी वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता था, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। शासन को समस्त शक्तियाँ उसके हाथ में नहीं थी। जो शासन की सारी शक्तियाँ हैं वो राजा के पास थी। फराओ को देवता माना जाता था, यानी कि एक तरह से राजा को ये लोग देवता मानते थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वजीर। फराओ के बाद शासन में सबसे महत्वपूर्ण पद किसका था? वजीर का ही था। तो वजीर का पद महत्वपूर्ण था। वह शासन संचालन के कार्य में फराओ की सहायता करता था। उसका मुख्य कार्य लगान वसूल करना एवं आय व्यय का हिसाब रखना था। तो क्या कुछ आया गया है, तो इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब कौन रखता था? वजीर रखता था। इसके बाद बात करते हैं सैन्य संगठन, यानी सेना का कैसा तंत्र था इनका। प्रारंभ में मिस्र के फराओ के पास स्थायी सेना नहीं थी, यानी शुरू में ये अपनी कोई स्थायी सेना नहीं रखते थे। फराओ का सैन्य संगठन सामंतवादी प्रथा पर आधारित था, यानी कि सामंत है जो अपने पास सैनिक रखते थे, वही सैनिक सहायता फराओ को उपलब्ध करवाते थे। इसके पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं थी। लेकिन बाद में 12वें राजवंश के समय फराओ ने स्थायी सेना की व्यवस्था की, यानी वो एक परमानेंट आर्मी रखना इन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद बात करते हैं परिषद। फराओ के दरबार में वृद्ध दरबारियों की अलग परिषद थी। वृद्ध दरबारी मतलब जो लंबे समय से दरबार के अंदर रहते आए थे, जिनका अपना एक राजनीति को लेके बहुत सारा एक्सपीरियंस था, ऐसे लोगों की एक परिषद थी। तो जिसे क्या कहा जाता था? उस परिषद का नाम सारू था। सारू जो थी, ये परिषद जो थी, ये फराओ को यानी राजा को परामर्श देती थी, यानी उसको सलाह देने का काम करती थी। इसके बाद बात करते हैं प्रांतीय शासन, यानी स्टेट लेवल पर इनका राज्य कैसा था। फराओ ने शासन की सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य को कई प्रांतों में विभक्त कर रखा था, यानी कई सारे राज्यों में इसको बांट रखा था। और प्रत्येक प्रांत को नोम तथा उसके शासक को नोमार्क कहते थे, यानी कि ये स्टेट का नाम इन्होंने क्या रख रखा था? नोम बोला जाता था। और वहाँ जो शासन चलाता था उसका नाम होता था नोमार्क। और नोमार्क की नियुक्ति कौन करता था? उसको अपॉइंट कौन करता था? तो फराओ करता था, यानी कि राजा ही इसको नियुक्त करता था। तो सारी शक्तियाँ हम देख रहे हैं कि वो राजा के पास ही थी। अब बात करें स्थानीय शासन, यानी लोकल लेवल पे, तो गांव का शासन प्रबंध किन के हाथों में होता था? सामंतों के हाथ में, जिन्हें पुलिस तथा न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त थे, यानी कि सामंत ही पुलिस थे और सामंत ही न्याय देने का, जज वाला काम भी सामंत ही करते थे। नगरों में एक प्रशासनिक अधिकारी होता था, यानी हर एक, जो यहाँ पहले हमने बात की गाँव की, और बात करें शहरों की, नगरों की, तो वहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी होता था जो शांति बनाए रखना, राजस्व कर वसूल करना आदि कार्य करता था। इसके बाद बात करते हैं न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो फराओ प्रमुख न्यायाधीश होता था, यानी सुप्रीम जो जज था वो कौन होता था? राजा ही सुप्रीम जज था, राजा ही प्रमुख न्यायाधीश था। मुकदमा इनके यहाँ लिखित में चलाया जाता था। फराओ मुकदमे का फैसला 3 दिन में कर देता था। और आजकल हम देखते हैं कि व्यक्ति 30 साल तक भी देख रहे हैं कि केस ही लड़ रहा है, उसका फैसला ही नहीं आ रहा। और जबकि अगर हम प्राचीन मिस्र सभ्यता की बात करें तो वहाँ पे फराओ 3 दिन के अंदर अंदर फैसला कर देता था। अपराधी को कठोर सजा दी जाती थी, डंडे से पीटना या फिर अंग भंग करना, यानी कोई ना कोई अंग उसका काट देना या नुकसान कर देना किसी अंग का, या फिर देश निकाला दे देना। तो इस प्रकार के कार्य करते थे, दंड के रूप में काफ़ी कड़ी सजा ये लोग देते थे। अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य, अगर हम इनकी आर्थिक व्यवस्था की बात करें या व्यापार आदि की बात करें तो क्या क्या था। तो सबसे पहले कृषि, कोई भी हम यहाँ सभ्यता पढ़ेंगे लगभग आप में ये मिलेगा ही कि ये कहीं ना कहीं कृषि पर आधारित सभ्यताएं थी। तो मिस्र एक कृषि प्रधान देश था। यहाँ की मुख्य उपज क्या क्या थी? गेहूँ ये लोग उगाते थे, जौ, कपास, सण, फलों में क्या था? अंगूर था, अंजीर था, खजूर। तो ये इन चीज़ों की खेती करते थे।
फ़राव कृषि की ओर विशेष ध्यान देते थे, सिंचाई का समुचित प्रबंध भी करते थे। यानी ये लोग खेती पर विशेष ध्यान अपना देते थे और खेती ही इनका प्रधान व्यवसाय था। दूसरे नंबर पे आता आपका पशुपालन। तो मिस्र के लोग पशु भी पालते थे, और इसमें क्या क्या पशु पालते थे लोग? गाय है, भेड़ है, गधा है, बछड़ा, बंदर, मुर्गी आदि इस प्रकार के पशु पालते थे। इसके बाद बात कर लें उद्योग धंधे क्या क्या थे। तो मिस्रवासी अनेक प्रकार के उद्योग धंधों में प्रवीण थे। तो क्या क्या काम जानते थे वो लोग? किस किस काम में माहिर थे? प्रवीण होता माहिर। तो वे पत्थर काटने, गहने बनाने, बर्तन बनाने, तांबे तथा कांसे के हथियार बनाने एवं लकड़ी का फर्नीचर बनाने में काफ़ी कुशल थे। मिस्र के लोग नाव एवं जहाज के निर्माण में भी निपुण थे। यानी वो लोग समुद्री जहाज आदि और नाव वगैरह भी बनाना जानते थे। मिट्टी के बर्तन बनाना तथा कपड़े बुनना वहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग बन गए। तो ये मेन इंडस्ट्री यहाँ की थी, बर्तन बनाने की और कपड़े बुनने की। वहाँ पेपीरस नामक घास के पौधों से कागज़ बनाया जाता था। तो पेपीरस क्या होता है? जो आपका ये जिससे तख्ती पे लिखने वाली कलम होती है ना, जो सरकंडा हम इसको बोल सकते हैं, इसी प्रकार का एक पौधा होता है पेपायरस का, वो एक प्रकार का घास ही है। तो इससे ये लोग कागज़ बनाते थे। तो आप सोच सकते हो कि आज से लगभग 4-5 हज़ार 6-7 हज़ार साल पहले ये लोग कागज़ बनाना जानते थे। तो कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी रही होगी। तथा विभिन्न तरह की चिकित्सक सामग्री भी बनाई जाती थी इन्हीं पेपायरस आदि चीज़ों से। तो मिस्र के कपड़ों से प्राप्त धातु के बर्तन यहाँ चित्र में दे रखे हैं। तो देखो कितनी बढ़िया इन्होंने पेंटिंग वगैरह की हुई है। देखो ये एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो इसको। इसके अलावा यहाँ देखो ये कितना बारीकी काम किया हुआ है। इधर ये देखो पंख से बना रखे हैं। ये इसके ऊपर ये बर्तन है, बर्तन के ऊपर की डिजाइनिंग देखो आप, ये देखो ऐसे। तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने चित्रकारी बर्तनों के ऊपर कर रखी है। तो इस प्रकार के धातु के बर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम वाणिज्य और व्यापार क्या क्या था इनका। तो मिस्र में वाणिज्य और व्यापार का बहुत विकास हुआ। वहाँ आंतरिक व्यापार नील नदी के द्वारा होता था। यानी मिस्र देश के अंदर ही का अगर व्यापार की बात करें, आंतरिक व्यापार की बात करें, तो वो लोग नील नदी के द्वारा व्यापार करते थे। और अन्य देशों में मिस्र भारत और अरब से क्या मंगाते थे? अरब के देशों से और भारत से मसाले, रंग, तेल, पाउडर और चंदन मंगवाता था। पशुओं का भी लेन देन किया जाता था। जिस समय मिस्र की सभ्यता थी उसी समय भारत के अंदर कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता हमारे यहाँ पर थी। तो उसी से ये लोग ये चीज़ें मंगवाते थे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि संस्कृति और धर्म इनका क्या था। तो धर्म के नाम पर यह किन चीज़ों को मानते थे? मिस्र बहुदेववादी थे। तो मिस्रवासी कैसे थे? बहुदेववादी, बहुत सारे देवताओं को ये लोग मानते थे और प्रकृति के विभिन्न रूपों की क्या करते थे? पूजा करते थे। मिस्र में कुल मिलाकर 3000 देवता थे। मिस्र का सबसे बड़ा देवता कौन था? सूर्य था, जिसको रे, रा, होरस एवं एमन आदि नामों से पुकारा जाता था। सूर्य के बाद इनका देवता आता है नील नदी का देवता, जिसको ओसिरिस का था, इसका प्राधान्य आता है। यानी इसके बाद में ये प्रमुख देवता था ओसिरिस। इसके बाद आपके मिस्रवासी नूत यानी आकाश का देवता, इसकी पूजा करते थे। तथा सिन, चंद्रमा को सिन बोलते थे ये लोग, इसकी भी उपासना करते थे। फ़राव एवं सामंतों के मरणोपरांत, यानी जब कोई राजा मर गया, कोई सामंत मर गया, तो उन्हें ऊंचे ऊंचे मकबरों में रासायनिक लेप करके, ऊंचे ऊंचे मकबरे का मतलब वही पिरामिड, लेप करके कब्र में रख देते थे। इससे मृत शरीर खराब नहीं होता था। तो यानी वो उसके ऊपर कोई ना कोई रासायनिक लेप वगैरह ये लोग लगा देते थे, जिससे शरीर खराब नहीं होता था। और इन्हीं जो रासायनिक लेप लगाए हुए शरीर हैं, इन्हीं को मम्मी बोलते हैं। इन्हें मम्मी कहा जाता था। इन मकबरों को पिरामिड कहा जाता था। जो ये मकबरे होते थे इनका नाम पिरामिड था। तो ये देखो मिस्र से प्राप्त एक मम्मी है। मम्मी का मतलब मम्मी नहीं, ये एक डेड बॉडी है, जिसके ऊपर देखो इन्होंने एक लेप लगा के चेहरे पे देखो कैसे वो कर रखा है इन्होंने, ब्लैक ब्लैक सा। यहाँ पट्टियाँ लगी हुई हैं, पूरी बॉडी पे पट्टियाँ लगी। और ये काफ़ी पुरानी बॉडी है, जो अब तक भी खराब नहीं हुई है। तो ये इस प्रकार की नॉलेज भी इनको थी कि किस प्रकार से शरीर को हज़ारों साल तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद आता आपका मिस्र की सभ्यता की संसार को देन। तो मिस्र की सभ्यता ने संसार को क्या क्या दिया? तो मिस्र ने विश्व को 365 दिन का एक वर्ष तथा कैलेंडर प्रदान किया। यानी एक वर्ष के अंदर जो 365 दिन है और कैलेंडर देने का वही काम मिस्र ने किया है। सूर्य घड़ी व जल घड़ी, यानी सूर्य घड़ी भी इन्होंने बनाई थी, जल घड़ी बनाई थी, जिससे हम समय हम देख सकते हैं। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अनेक खोजें की हैं। एक ऐसा रासायनिक लेप अभी ऊपर हमने देखा तैयार किया, जिससे मृतक शरीर को शताब्दियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आज भी शरीर ऐसे कैसे हमें मिलते हैं, वो
उनके ऊपर रासायनिक लेप लगा रखा है जिनको हम मम्मी बोलते हैं। मिस्र की एक सूची में विभिन्न बीमारियों से संबंधित कितनी दवाइयों का उल्लेख मिलता है? 600। तो आप सोच सकते हो कि ये दवाओं के बारे में कितनी जानकारी इनकी थी। एक ईश्वरवाद के सिद्धांत का प्रचलन। वैसे तो ये बहुत देववादी थे, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन इनका मानना था कि ईश्वर कैसा है वो तो केवल एक है और एक ही ईश्वर को ये लोग मानते थे। तो ये कुछ मिस्र की सभ्यता की संसार को देन है। तो यहाँ आपका मिस्र की सभ्यता आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल क्वेश्चन आंसर्स को ही किया जाएगा। सभी लेसन्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और वो प्लेलिस्ट में आपको चैनल पर डाल दूंगा। इसके बाद अगली सभ्यता देखते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये भी मिस्र की सभ्यता के समकालीन ही सभ्यता रही है। तो ये सभ्यता कहाँ थी आओ देखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित आधुनिक इराक, जो वर्तमान में इराक, ईरान, ये आपने देश सुने होंगे। तो जो इराक देश है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मेसोपोटामिया के नाम से इसी को जाना जाता था। यह है यूनानी भाषा का शब्द है। जो मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? यूनानी का। और ये दो शब्दों मेसो और पोटम से मिलकर बना है। यानी यूनानी भाषा के दो शब्द हैं मेसो और पोटम, उनसे मिलकर ये बना है। मेसो का अर्थ है मध्य और पोटम का अर्थ क्या है? नदी। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ दो नदियों के बीच का भाग होता है। यानी ये जो दो नदियों के बीच का, ऐसे एक नदी जा रही है दूसरी नदी ऐसे जा रही है, तो यहाँ जो बीच का एरिया है इसको क्या बोला जाता है? मेसोपोटामिया। ये दो नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक का नाम है दजला और दूसरी का नाम क्या है? फ्रात। तो ये दजला और फ्रात नाम की दो नदियाँ हैं। मेसोपोटामिया में सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन सभ्यताओं का विकास हुआ। तो यहाँ अलग अलग जनजातियों ने अलग अलग सभ्यताओं का विकास किया। अपने आप में मेसोपोटामिया एक बृहद सभ्यता है, लेकिन उसके अंतर्गत हम सुमेरियन सभ्यता पढ़ते हैं, बेबीलोनियन, असीरियन, और इन सभी सभ्यताओं को एक साझे रूप में मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। इन सभ्यताओं के बारे में कहा जाता है कि सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया, यानी सबसे पहली सभ्यता सुमेरिया थी। बेबीलोन ने उसे चरम पर पहुंचाया। तो इसके बाद बेबीलोन की सभ्यता आती है जो सुमेरिया की सभ्यता के बाद की सभ्यता है। तो इसने अपनी सभ्यता को बिल्कुल टॉप मोस्ट पे पहुंचा दिया और असीरिया ने इसको ग्रहण करके प्रगति की। यानी असीरिया को एक तरह से ये जो सभ्यता थी वो गिफ्ट में मिली है और इसके बाद इन्होंने आगे बहुत सारी तरक्की की। इन सभ्यताओं का जो वर्णन है एक एक करके वो इस प्रकार है। उससे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को जानने के हमारे पास क्या क्या साधन हैं। एक तो आपका बेहिस्तून अभिलेख है, एक अभिलेख मिला बेहिस्तून नाम की जगह पे। रोसेटा एक अभिलेख है, मिस्र की सभ्यता को जानने का भी स्रोत था ये रोसेटा, और मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानने का भी रोसेटा अभिलेख है। एक आपको सूसा अभिलेख मिलता है, कुछ इनका धार्मिक साहित्य है, ऊर, एरिडू, लगास, निपुर। तो इस प्रकार के कई नगरों की जो खुदाई हुई है उनसे जो सामग्री मिली है उससे भी हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। मिट्टी की पट्टिकाओं पर खुदे लेख, ये लोग मिट्टी की पट्टिकाएं लिखते, मिट्टी पर पट्टिकाएं बना करके लिखते थे। यानी गीली मिट्टी लेते थे और उसको गूंथ के और एक पट्टी सी बना लेते थे, उसके ऊपर ये लोग लिखते थे और बाद में उसको धूप में सुखा लेते थे। तो इस प्रकार की बहुत सारी पट्टिकाएं हमें मिली हैं। जिगुरात एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इनके देवी देवताओं के पूजा स्थल या मंदिर हम कह सकते हैं। इस प्रकार के हम्मुराबी की संहिता, इनका एक राजा हुआ है जिसने अपनी एक कानून की बुक लिखी थी जिसको हम्मुराबी की संहिता बोला जाता है। तो वो भी मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया की सभ्यता जो आपकी वो 4500 ईसा पूर्व फारस की सुमेरियन जाति के लोगों ने 4500 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरिया की जो 4500 ईसा पूर्व फारस की सुमेरियन जाति के लोगों ने मेसोपोटामिया पर आक्रमण कर दिया और यहाँ की जो अक्कद, बेबीलोन, एलम और मूसादी जातियाँ थी। तो सुमेरियन जाति थी, ये कहाँ की थी? फारस की थी। इसने मेसोपोटामिया पे आक्रमण किया और यहाँ रहने वाली जो जातियाँ अक्काद थी या बेबीलोन थी, एलम थी, मूसा थी, इन जातियों को पराजित करके यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया और उसके पश्चात यहाँ छोटे छोटे नगर राज्य स्थापित हुए। धीरे धीरे यहाँ सभ्यता का विकास हुआ। तो इस प्रकार धीरे धीरे सभ्यता पनपी। सुमेरिया में उस समय ऊर, निपुर, लगाश, उरुक आदि नगर राज्य थे। तो इस प्रकार के कुछ राज्यों के नाम आए, छोटे छोटे राज्य थे।
जो एक दूसरे से स्वतंत्र थे। प्रत्येक नगर का अपना देवता था, यानी हर एक नगर का अपना अपना अलग देवता था इनका। नगर राज्य के स्वतंत्र जो शासक होते थे उनको पटेसी कहते थे। पटेसी के कार्य क्या क्या थे? तो एक तो पटेसी भूमि कर वसूल करता था किसानों से, बाहरी आक्रमणों से अगर कहीं कोई अटैक हो गया तो उससे नगर की रक्षा करता था, जनता के मुकदमों पर निर्णय देने का काम भी यही करता था, यानी एक तरह से पुलिस भी यही था और जज भी यही था, जो ये पटेसी है। सुमेरिया के लोगों ने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे क्या कहा जाता है? कीलाक्षर लिपि। कीलाक्षर का मतलब कील की तरह वाली लिपि। ये लोग क्या करते थे? मिट्टी की पट्टी बनाते थे और उसके ऊपर तीली से लिखते थे, और तीली से लिखने के बाद अक्सर उसके ऊपर छप जाते थे, तो ऐसा लगता था जैसे कोई कील से लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया कीलाक्षर लिपि। तो यहाँ आप देख भी सकते हो, ये देखो ये लिख रखा है, तो जैसे ही कील सी बनी हुई है, देखो ये देखो कील सी बनी हुई है ना, ये इस प्रकार से, तो इसीलिए इसका नाम कीलाक्षर लिपि है। ये इनका जिगुरात बना हुआ एक तरह का मंदिर। तो ये देखो आपको थोड़ा फैक्ट दे रखा है, सुमेर के नगरों में पिरामिड के आकार में बनाए जाने वाले ऊंचे मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था, यानी एक तरह से काफ़ी ऊंचे होते थे, पिरामिडों की तरह ऊंचे मंदिर थे, इन्हीं को जिगुरात कहा जाता था। बेबीलोन का जिगुरात 300 फुट लंबा, 300 फुट चौड़ा व 300 फुट ऊंचा था। तो काफ़ी बड़ा जिगुरात देखने को मिलता है हमें बेबीलोन में, जो 300 फुट ही लंबा है, 300 फीट चौड़ा और 300 फीट ऊंचा है। इसके बाद बात करते हैं बेबीलोनिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में हेमराइट नदी के किनारे बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास हुआ। तो किस नदी के किनारे हुआ? हेमराइट नदी। 2200 ईसा पूर्व में सेमेटिक लोगों की एक शाखा एमराइट ने सुमेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो पहले सुमेरियन जनजाति ने जो अधिकार स्थापित किया था, उनके ऊपर ही एमराइट शाखा के जो लोग थे उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लगभग 100 वर्षों के निरंतर संघर्ष व युद्धों के बाद इस जाति के महान राजा हम्मुराबी ने संपूर्ण मेसोपोटामिया पर अधिकार करके साम्राज्य को राजनीतिक एकता में बांधा। तो लगभग इनको 100 साल बन गए और उसके बाद एक राजा आया इनका हम्मुराबी, जिसने पूरे मेसोपोटामिया पे अधिकार कर लिया। जो मेसोपोटामिया छोटे छोटे नगर राज्यों में बंटा हुआ था उसको एक देश बना दिया, राजनीतिक एकता में इसको बांध दिया। उन्होंने बेबीलोन को अपनी राजधानी बनाया और वह एक विधि संहिता बनाई जिसको हम हम्मुराबी की संहिता के नाम से भी जानते हैं। उसने अपने साम्राज्य को प्रगति की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। यहाँ के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? बेबीलोनिया के निस्सी, अम्मी जादूगा, नेबूचडरेजर, गंदास के साइट, शंसी अदाद, नवोपोलासर आदि। उन्होंने 536 ईसा पूर्व तक यहाँ शासन किया। तो ये आपको नाम बड़े अजीब व गरीब लगेंगे, लेकिन भाई जैसे भी हैं ये याद रखने पड़ेंगे थोड़ा बहुत। इनमें से मुख्य मुख्य जैसे नवोपोलासर है, नेबूचडनेर है, निसिया, आप इस प्रकार के ये नाम याद रखना। सेमेटिक, मध्य पूर्व की तरफ से आने वाली व सामी भाषा बोलने वाली जाति को ही क्या कहा गया है? सेमेटिक कहा गया है। जो ये कहा था ना सेमेटिक लोगों की शाखा, तो इसके बारे में बताया गया है। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम असीरिया की सभ्यता के बारे में। सेमेटिक लोगों ने दजला नदी के ऊपरी तट पर अधिकार करके अशूर नगर बसाया। तो इन्होंने कौन सा नगर बसाया? अशूर। और इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम भी क्या हो गया? असीरिया के नाम से ये सभ्यता प्रसिद्ध हुई। सेमेटिक लोगों ने 700 वर्षों तक यहाँ क्या किया? शासन किया। यहाँ का प्रथम शक्तिशाली राजा तिगलथ पिलेसर प्रथम था। तो पहला जो राजा था, शक्तिशाली राजा, उसका नाम क्या था? तिगलथ पिलेसर प्रथम। अन्य प्रमुख शासकों कौन कौन से हैं? तो नाम दे रखे हैं, सारगन द्वितीय है, सेनोचरीब है, एसार हदन आदि। तो ये कुछ नाम है। अशुरबनीपाल असीरिया का अंतिम प्रतापी शासक था और प्रसिद्ध शासक था। ये काफ़ी फेमस राजा हुआ, लास्ट राजा था ये इनका, जो कि जिसको हम प्रतापी या एक महान राजा कह सकते हैं। तो इस अशुरबनीपाल का साम्राज्य कहाँ तक था? बेबीलोन, मीडिया, फिनिशिया, सुमेरिया तथा इलम तक फैला हुआ था। अशुरबनीपाल के समय व्यापार की बात करें, शिक्षा, कला आदि क्षेत्रों में असाधारण यानी काफ़ी उन्नति हुई। उसने अपनी राजधानी निनवेह के अंदर भव्य महलों तथा मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने निनवेह के अंदर अपनी एक लाइब्रेरी भी बनवाई थी, पुस्तकालय भी अशुरबनीपाल ने बनवाया था। अशुरबनीपाल की मृत्यु के पश्चात असीरिया साम्राज्य का क्या हो गया? पतन की ओर अग्रसर हो गया ये। और 612 ईस्वी में चेल्डियों ने इस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। चेल्डी वंश के लोगों ने यहाँ आक्रमण करके इसके ऊपर अधिकार कर लिया। असीरिया में राजा सेना का सर्वोच्च नायक होता था। उसके पश्चात लिम्मू या तुर्तान नामक
पदाधिकारी सेनाध्यक्ष होते थे, यानी राजा सबसे ऊपर है। उसके बाद में यहाँ जो सेनाध्यक्ष की बात करें तो उसको लिमु या फिर तुर्तान कहा जाता था। असीरिया के सम्राट स्थापत्य कला के प्रेमी थे, यानी ये भवन निर्माण कला की बात करें तो ये इनको काफ़ी पसंद थी। उन्होंने निनवे तथा असुर के अंदर भव्य प्रासादों, मंदिरों तथा पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। असीरिया का प्रत्येक राजा पुराने महल को त्याग कर अपने लिए क्या करता था, नया महल बनवाता था। तो यानी कि भैया जनता को से कर इकट्ठा करते, जनता का खून चूसते और फिर एक महल बनाते और उसको छोड़ के अपने लिए फिर नया महल बना लेते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक तरह से जनता के ऊपर तो ये शोषण ही था। असीरियन सम्राटों ने निरंकुश नीति के आधार पर लगभग 150 वर्षों तक शासन किया, यानी 150 साल तक असीरियाई सम्राट शासन करते रहे। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता की राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी। मेसोपोटामिया सभ्यता की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था सामान्यतः एक जैसी रही है। तो लगभग सब जगह पे समान रूप से ये एक जैसी रही है। शासक लगभग निरंकुश ही होते थे, इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। साम्राज्य में उनका पूरा नियंत्रण होता था, बल्कि साम्राज्य पे इनका नियंत्रण होता था, इनके ऊपर किसी का कोई अंकुश या रोक टोक नहीं थी। लेकिन यहाँ शुरुआती दौर में प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, यानी शुरू के अंदर तो यहाँ की प्रजा की व्यवस्था थी, राजा को प्रजा खुद चुनती थी या प्रजा शासन चलाती थी। लेकिन बाद में राजतंत्र के रूप में व्यवस्था स्थापित होगी, नहीं राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, इस प्रकार से स्थिति हो गई यहाँ पे। वे दैविक सिद्धांत के आधार पर शासन करते थे, यानी वो ये लोग मानते थे कि हमें देवताओं ने ये आदेश दे रखा है कि हम राजा बने और शासन चलाएं। वे सर्वोच्च सेनापति, न्यायाधीश व सर्वोच्च पदाधिकारी वही होते थे। सुप्रीम कमांडर बात करें या सुप्रीम जज बात करें तो वो सब कुछ राजा ही होता था। विभिन्न सभ्यताओं में शासक को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि आपकी बेबीलोनिया हमने पढ़ी, असीरिया पढ़ी, सुमेरियन, इन सभी में अलग अलग नामों से राजा को ये लोग जानते थे, अलग अलग नाम थे राजाओं के। वे शासन के संचालन की सुविधा की दृष्टि से अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट देते थे, यानी स्टेट के अंदर बांटते थे, और प्रांत के गवर्नर का चयन राजा खुद करता था। गवर्नर अपने प्रांत से कर इकट्ठा करने, शांति बनाए रखने, युद्ध में शासक का सहयोग करने के इस प्रकार के लोग कार्य करते थे। अगर इनके सामाजिक जीवन की बात करें तो उस समय का समाज 3 वर्गों में, तो 3 भागों में इनका समाज बंटा हुआ था। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा आ गया, आपके उच्च पदाधिकारी, यानी जो राजा के दरबार के अंदर जो जो अधिकारी हैं वो हो गए, और पुरोहित वर्ग आते थे। मध्यम वर्ग में सामंत और व्यापारी लोग आते थे, जो व्यापार आदि का काम करते थे। और निम्न वर्ग में कौन आता था, तो दास तथा किसान सम्मिलित थे, यानी जो दास हैं, किसी के गुलाम हैं या फिर किसान है, वो तीसरे यानी निम्न वर्ग के अंदर आते थे। समाज में नैतिकता के आदर्श बहुत ऊंचे थे, यानी कि मोरालिटी काफ़ी हाई थी इनकी। समाज में स्त्रियों की दशा सामान्य थी, नैतिकता उनके लिए बहुत जरूरी थी। फीमेल्स के लिए मोरल वैल्यू होना काफ़ी जरूरी माना जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अब इनके हम धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं। मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी थे, प्रत्येक नगर के अपने अलग अलग देवता थे। ये खेत, नदियों, पहाड़ों की भी पूजा करते थे। इनके जो प्रमुख देवता क्या कहें तो इससे पहले हमने मिस्र की सभ्यता पढ़ा, तो वो लोग भी बहुदेववादी थे, ये लोग भी बहुदेववादी थे और अलग अलग देवताओं को मानते हैं। ये भी प्रकृति पूजा करते हैं, वो भी प्रकृति की पूजा करते थे। तो इनके प्रमुख देवता कौन थे, अनु इनका आकाश का देवता था, वहाँ नुत है जो वो आकाश का देवता था, कि इनकी यहाँ पृथ्वी की देवी है, सिन जो है इनका चंद्रमा का देवता है, तम्मुज वनस्पति और कृषि का देवता, यानी खेती का देवता किसको मानते थे, तम्मुज को। ईस्टर इनके यहाँ प्रेम की देवी मानी जाती है, और नरगल प्लेग का देवता। प्लेग एक बीमारी होती है तो उससे बचाव के लिए एक देवता नरगल की ये लोग पूजा करते थे, कि अगर हम नरगल की पूजा करेंगे तो प्लेग की जो महामारी है वो हमारे यहाँ नहीं फैलेगी। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि भी ये लोग देते थे, यानी पशुओं की बलि दी जाती थी, तो बलि प्रथा यहाँ थी। विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए थे, बहुत सारे देवी देवताओं के लिए उन्होंने मंदिर बना रखे थे। आर्थिक जीवन की बात करें तो भाई इकोनॉमिक कंडीशन इनकी कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, तो लोगों का मुख्य व्यवसाय का क्या था, कृषि था। तो पहले की सभ्यता में भी कृषि था और मेसोपोटामिया में भी कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। किस किस चीज़ की खेती करते थे, तो इसमें गेहूँ है, जो जैतून, कपास, अंगूर आदि की खेती की जाती थी। उस समय उद्योग एवं व्यापार भी उन्नत थे, यानी काफ़ी विकसित थे। उद्योग एवं व्यापार में संघ बने हुए थे, यानी उनके अलग अलग ग्रुप बने हुए थे। जैसे भाई लोहे के काम करने वाले अलग हैं, सोने का काम करने वाले अलग हैं, चमड़े का काम करने वाले अलग हैं, तो अलग अलग से इस प्रकार से उनके ग्रुप बने हुए थे, संघ बने हुए थे। विनिमय यानी व्यापार सोना, चांदी और तांबे के टुकड़ों से होता था, यानी बदले में जो करेंसी के रूप में या
कह सकते हैं पैसे के तौर पे सोना, चांदी और तांबे का यूज किया जाता था। यहाँ पशुओं में ऊंट, बकरी ये विशेष था, इन ऊँट पाले जाते थे, बकरी थी। यहाँ लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करके विभिन्न तरह के सामान बनाए जाते थे, यानी लकड़ी का अच्छा खासा एक काम करते थे। इसके अतिरिक्त सोना, चांदी व कीमती पत्थर भी नक्काशी की जाती थी, यानी उनको भी तराशा जाता था और मूर्ति आदि पत्थरों से बनाई जाती थी। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सी सभ्यता है। तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं और फिर से याद करें। तो इन सबको हम बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे और हर एक लेसन के क्वेश्चन आंसर उसी में करेंगे। इसके बाद आती है आपकी यूनानी सभ्यता। यूनानी सभ्यता तो यूनानी सभ्यता की अगर बात करें, यूरोप के दक्षिण पूर्व में स्थित यूनान एक प्रायद्वीप है। तो ये एक प्रायद्वीप है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप उसी को बोलते हैं जिसके तीन ओर समुद्र लगता है। जैसे भारत का जो दक्षिण भाग है उसके तीन तरफ समुद्र है, तो इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीप या भारत भी कहा जाता है। तो इस प्रायद्वीप में कितने टापू थे? 502 टापू थे, यानी समुद्र के बीच में जो ऊपर जमीन के भाग उभरे होते हैं उनको टापू बोला जाता है। तो 502 इनके यहाँ टापू थे। इनमें क्रीट है, ट्रॉय है, साइप्रस, एथेंस, मैसिडोन, स्पार्टा आदि मुख्य हैं। स्पार्टा तो एक हॉलीवुड की मूवी भी बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं, वो इसी के लिए बनी हुई है। यूनानी सभ्यता के लोगों के बारे में वो हमें जानकारी देती है। इस द्वीप पर लगभग 4000 ईसा पूर्व में एक सभ्यता का उदय एवं विकास हुआ, जिसको क्या कहा गया? क्रीट की सभ्यता इसको कहा गया। यानी क्रीट नाम के द्वीप के ऊपर एक सभ्यता का जन्म होता है जिसको क्रीट की सभ्यता कहा जाता है। और इसी को बाद में आगे ये सभ्यता जो थी वो 1500 ईसा पूर्व तक बनी रही, क्रीट की सभ्यता। फिर नॉसेंस तथा फिस्टस ट्रॉय इस सभ्यता के गढ़ थे। इसके बाद ये जो ऊपर दे रखे थे आपके, ट्रॉय है, एक नॉसेंस है, इस प्रकार के टापू इस सभ्यता के गढ़ बने। क्रीट की सभ्यता के पतन के पश्चात जब इसका पतन हो गया तो माइसिन नामक नगर में माइसिनियन सभ्यता का उदय होता है। क्रीट की सभ्यता का पतन हो जाता है और माइसिनियन सभ्यता का उदय होता है, जो 1200 ईसा पूर्व तक चलती है। 1200 ईसा पूर्व में आर्यन कबीलों ने क्या कर दिया? यूनान पर अधिकार करके विभिन्न नगर राज्यों में विकसित सभ्यताओं को जन्म दिया। जो अलग अलग राज्यों के अंदर सभ्यताएं थी उनको जन्म इन आर्यन कबीलों ने दिया यूनान के ऊपर कब्जा करके। ये छोटे छोटे नगर राज्य प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थे, यानी कि यहाँ पर जनता का शासन था। इन नगर राज्यों को पोलिस भी कहते थे। तो इसी पोलिस शब्द से हमारा जो पॉलिटिकल शब्द है यानी राजनीति है वो यहीं से निकला है, यूनानी सभ्यता से ही आया है हमारे पास। प्रत्येक नगर की अपनी अलग सेना और सरकार थी, यानी हर एक नगर की अपनी अलग सेना, अपनी वहाँ की सरकार। एक नगर दूसरे नगर से बिल्कुल अलग था। ये नगर राज्य आपस में लड़ते रहते थे। इस सभ्यता के राजनीतिक इतिहास को हम 3 भागों में विभक्त कर देते हैं, यानी ये आपस में लड़ते रहते थे और हर एक नगर राज्य अपने आप में खुद में एक राज्य था और उसकी अपनी एक सरकार थी। तो इसको 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सा है? पहला आपका अंधकार युग या फिर इसको होमर युग बोलते हैं। ये कब से कब तक का? आपका 1200 ईसा पूर्व से लेके 800 ईसा पूर्व तक। इसके बाद दूसरा आपका लोह युग या फिर नगर राज्य युग, जिसमें नगरों का निर्माण हुआ, तो ये आपको 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। इसके बाद तीसरा आपका हेलेनिस्टिक युग, जो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक का है। यूनान की सभ्यता को जानने के साधन क्या क्या हैं? तो इस सभ्यता के लिए हमारे पास होमर द्वारा रचित महाकाव्य इलियड व ओडिसी। तो इसने महाकाव्य इलियड और ओडिसी नाम के 2 पोएम रची हैं। जैसे हमारे यहाँ रामायण और महाभारत महाकाव्य माने जाते हैं, ठीक ऐसे इनके यहाँ जो महाकाव्य वो इलियड और ओडिसी है, इनकी रचना होमर ने की। हेरोडोटस की रचना हिस्टोरिका, जो हेरोडोटस ने इतिहास की पहली पुस्तक हिस्टोरिका लिखी थी, इसी कारण से हेरोडोटस की देखो ये पिक्चर आपको दिख रही है, इनको पिता कहा जाता है। किसका? इतिहास का। तो ये इतिहास के पिता हैं। इतिहास इसके पिता हेरोडोटस को ही कहा जाता है। एथेंस, कोरिन्थ, स्पार्टा, थीब्स आदि नगरों की खुदाइयों से जो हमें सामग्री मिली है वो एक महत्वपूर्ण साधन है। थ्यूसिडाइडिस की रचना पेलोपोनेशियन युद्ध, तो पेलोपोनेशियन का युद्ध हुआ है, ये किसने लिखा है? ये थ्यूसिडाइडिस ने लिखा है। तो इससे भी हमें यूनानी सभ्यता के बारे में जानने को मिलता है। प्लेटो एवं अरस्तु की रचनाएं, तो प्लेटो और अरस्तु 2 महान नागरिक दार्शनिक हुए हैं आपके यूनानी सभ्यता के। तो इन्होंने जो रचनाएं की है उनसे भी हमें यूनानी सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। और ये होमर ने जो महाकाव्य इलियड ओडिसी लिखा था, तो ये होमर है। होमर की क्या ये एक मूर्ति बनी हुई है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी।
इस समय यहाँ विभिन्न राजवंशों के शासकों ने शासन किया। राजा निरंकुश होते थे, पहले वाले में भी हमने पढ़ा राजा निरंकुश थे, यहाँ भी राजा निरंकुश थे। कई बार प्रजातांत्रिक भी हो जाते थे जिसमें प्रजा शासन करती थी, लेकिन ज़्यादातर निरंकुश ही रहे। राजा को प्रजा ईश्वर तुल्य मानती थी, यानी ईश्वर के बराबर ही मानती थी कि मानो वो ईश्वर ही हो। राजा एक परिषद के परामर्श से शासन का संचालन करता था, यानी एक काउंसिल या कह लें परिषद बनी हुई थी जो राजा को सलाह देती थी, उसके हिसाब से वो संचालन करता था राज्य का। परिषद में उच्च वर्ग के सम्मानित व्यक्ति होते थे, यानी जो ऊंचे घरों के लोग हैं या उच्च वर्ग के जो लोग हैं वही इसके अंदर सदस्य होते थे। इस परिषद का नाम क्या था? ब्यूल। इसको ब्यूल बोला जाता था। एक अलग से सभा होती थी, जनसाधारण की आम सभा, इसको एगोरा कहा जाता था। तो उच्च वर्ग के लोगों की जो सभा थी उसका नाम ब्यूल है, और जनसाधारण की जो आम सभा उसका नाम एगोरा। इस आम सभा में समस्त स्वतंत्र नागरिक भाग लेते हैं, यानी जो स्वतंत्र हैं, जो किसी के गुलाम या दास नहीं है, वो लोग इसमें भाग ले सकते थे, लेकिन गुलाम या दासों को भाग लेने की कोई अनुमति इसमें भी नहीं थी। सिकंदर का समय विश्व इतिहास में हेलेनिस्टिक युग के नाम से जाना जाता है। तो जिस समय जो ये सिकंदर, जिसको हम कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, तो सिकंदर का जो समय है उसको हम किस नाम से जानते हैं? हेलेनिस्टिक युग के नाम से जानते हैं। सिकंदर ने 336 ईसा पूर्व में अपने पिता फिलिप जो था वो पहले मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक था, तो सिकंदर ने अपने पिता को ही 336 ईसा पूर्व में मार दिया था, उसका वध कर दिया और खुद मकदूनिया या फिर मैसेडोनिया का शासक बन गया। उसने यूनान में हुए विद्रोहों को कुचल दिया और समस्त यूनान पर अपना अधिकार कर लिया। जो इसका पिता था फिलिप, वो केवल मैसेडोनिया या मकदूनिया का ही राजा था, लेकिन सिकंदर ने उसको मार करके पूरे यूनान के ऊपर अधिकार कर लिया। यूनान में उस समय लगभग 150 नगर राज्य थे, यानी 150 के 150 नगर राज्य पे अब किसका अधिकार हो गया? सिकंदर का। सिकंदर ने इन सभी नगर राज्यों के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। प्रत्येक नगर राज्य में 3 प्रकार के नागरिक थे, एक स्वतंत्र नागरिक, दूसरा विदेशी नागरिक और तीसरा दास। स्वतंत्र यानी कि वो जो फ्री हैं, जिनके ऊपर किसी का कोई गुलामी नहीं है, विदेशी यानी दूसरे देशों के जो नागरिक रह रहे थे, और तीसरे थे दास। स्वतंत्र नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त थे, तो केवल स्वतंत्र नागरिक ऐसे थे जिनको मौलिक अधिकार मिले हुए थे, यानी मूल अधिकार इनको मिले थे, बाकी जो दास थे उनको कोई अधिकार नहीं थे। इस प्रकार के यूनान के नागरिकों द्वारा जनसभा एक्सलेशिया के सदस्यों का चुनाव किया जाता था। जो जनसभा होती थी उनकी, उसको एक्सलेशिया बोलते थे, उसका चुनाव यूनान के नागरिक लोग करते थे। इसके बाद बात करते हैं यूनानी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। समाज 4 भागों में विभाजित था इनका। पहला कुलीन वर्ग, यानी कि जो उच्च वर्ग है, पढ़ा लिखा या धनी वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, यह वर्ग विशाल भू संपत्ति का स्वामी था, यानी काफ़ी धनी वर्ग जो था उसको कुलीन वर्ग बोला जाता है। इनके पास काफ़ी भू संपत्ति होती थी, इनके पास बहुत बड़ी संख्या में दास थे, यानी इनके यहाँ पे गुलाम लोग रहते थे जो इनका काम करते थे। यह वर्ग युद्ध के समय नेतृत्व करता था। जब भी कोई युद्ध होता था उस समय लीडरशिप या नेतृत्व करने के लिए यह वर्ग आगे आता था, कुलीन वर्ग। दूसरा वर्ग बात करें वो मध्यम वर्ग था, जिसमें साधारण नागरिक शामिल थे, यानी कि जो जिन्हें हम फ्री मैन या स्वतंत्र भी कह सकते हैं अथवा परोआसी भी कह सकते हैं। ये लोग मध्यम वर्ग के अंदर आते हैं। यह वर्ग व्यापार एवं वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, यानी फ्री मैन लोग यही व्यापार और वाणिज्य का कार्य देखते थे। तीसरा वर्ग है स्वतंत्र श्रमिकों का, यानी ऐसे मजदूर जो स्वतंत्र थे उनको हम स्वतंत्र श्रमिक कह सकते हैं, जिसे थीटस कहा जाता है। और चौथा वर्ग दासों का था, जिन्हें हलोट कहा जाता था। यूनान के अंदर धार्मिक विश्वासों तथा सामाजिक प्रथाओं का समाज में काफ़ी प्रचलन था। अब बात करते हैं इनकी आर्थिक एवं वाणिज्यिक व्यवस्था कैसी थी। यूनान आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। यूनान का जो व्यापार है वो दूर दूर तक होता था। इन लोगों के उद्योग मिट्टी व बर्तन, धातु के बर्तन बनाना, अस्त्र शस्त्र बनाना, फर्नीचर यानी लकड़ी का काम हो गया, जैतून का तेल बनाना या फिर अंगूर से शराब बनाना, इस प्रकार के प्रमुख उद्योग थे। यूनान के पहाड़ों में सोना, चांदी व लोहा निकलता था और यहाँ कृषि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि पहाड़ ज़्यादा हैं तो खेती ईजी नहीं है, तो इसलिए खेती की ओर कोई ज़्यादा ध्यान ये लोग नहीं देते थे। तो इनके यहाँ सोना, चांदी, लोहा यही चीज़ें ज़्यादा निकलती थी। इसके बाद बात करें इनका धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन कैसा था, तो यूनान के लोग भी कैसे थे? बहुदेववादी थे और मूर्ति पूजक भी थे, यानी ये लोग मूर्ति पूजा भी करते थे। ये लोग प्राकृतिक शक्तियों तथा जानवरों की भी पूजा करते थे। भूत प्रेत के अंदर इनका विश्वास था, ये मानते थे कि भूत प्रेत होते हैं। इनके मुख्य देवी देवता जिसमें जियस आकाश का देवता है, अपोलो सूर्य को बोलते थे ये लोग, हर्मस व्यापार के देवता,
पोसीडोन समुद्र का देवता इनका, मार्स जो इनका युद्ध का देवता, और डेमीटर अन्न की देवी थे। तो इनके कुछ देवी देवता हैं। यहाँ के लोग विभिन्न तरह के मनोरंजन के साधनों में विश्वास रखते थे। तो क्या क्या साधन थे इन मनोरंजन के? नाचना, गाना, पशुओं की लड़ाई करवाना, यानी आपस में पशुओं को लड़ाते थे। जैसे आपने भी देखा हो टीवी के अंदर, जैसे कई देशों में भैंसों की दौड़ होती है, फिर भैंसों की लड़ाई भी होती है। तो इस प्रकार से यूनानी संस्कृति ने निश्चय ही विश्व को अमूल्य देन दी है। तो कई सारी चीज़ें इन्होंने दी है, जैसे इन्होंने कई भव्य मंदिर, आकर्षक तथा विशाल मूर्तियों का निर्माण करवाया। तो ये इस प्रकार से विश्व को इनकी देन है। तो एक फैक्ट जान लेते हैं। यूरोप के जो प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस थे को प्रसिद्ध यूनानी शासक पेरिक्लीज के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। जो इतिहास का पिता हेरोडोटस है वो किसके राज दरबार में काम करता था? पेरिक्लीज नाम के राजा के राज दरबार में। तो ये इसके क्वेश्चन है, तो ये बाद में हम करेंगे। अब आते हैं इसके बाद अगली सभ्यता, रोमन सभ्यता। 1000 ईसा पूर्व के लगभग रोम एक छोटा सा गांव था जो मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था। पहले जो रोम है वो एक छोटा सा गांव ही था और टाइबर नदी के किनारे था, 7 पहाड़ियों के बीच में ये बसा हुआ था, इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता था। 8वीं सदी ईसा पूर्व में यह नगर राज्य बना। तो पहले ये केवल गांव था, बाद में नगर राज्य बन गया और बाद में नगर राज्य से एक विशाल साम्राज्य भी ये बना। एट्रुस्कन जाति ने रोम की सभ्यता के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो एट्रुस्कन जो जाति है इसने रोम को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में काफ़ी योगदान दिया है। इस जाति के लोगों ने विशाल भवनों का निर्माण यहाँ करवाया और यहाँ अनेक नगरों की स्थापना की। इटली वासियों ने वर्णमाला, कला, युद्ध तथा अस्त्र शस्त्र आदि का ज्ञान भी इसी जाति से सीखा है। 500 ईसा पूर्व में रोम के लैटिन आर्यों ने एट्रुस्कन जाति को परास्त कर दिया। तो लैटिन आर्य थे, लैटिन जो लैटिन भाषा बोलते हैं, तो उन्होंने एट्रुस्कन जाति को परास्त कर दिया और रोम पर अपना क्या कर लिया? अधिकार जमा लिया। इसके पश्चात रोम निरंतर विकास की ओर अग्रसर होता रहा। यानी जब आर्यंस ने इनके ऊपर कब्जा किया तो उसके बाद से लगातार इसका विकास हुआ। तो रोमुलस जो था वो रोम का प्रथम सम्राट बना। रोमन सभ्यता, तो रोमुलस नाम है राजा का जो रोम का पहला सम्राट बना। रोमन सभ्यता का राजनीतिक इतिहास निम्नलिखित 4 भागों में बांट सकते हैं। तो इनका जो राजनीतिक इतिहास है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला आपका राजतंत्र काल है जो 753 ईसा पूर्व से लेकर 509 ईसा पूर्व तक का है। फिर उसके बाद आपका गणतंत्र काल है 509 ईसा पूर्व से लेकर के 133 ईसा पूर्व तक। फिर सैनिक अधिनायकों का काल है 133 से 27 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद में आपका साम्राज्यवादी काल है जो कि 27 ईसा पूर्व से लेकर के 476 ईसा पूर्व तक में बांटा जा सकता है। इसके बाद बात करें राजतंत्र में, राजा राज्य का अध्यक्ष होता था। जो पहला काल बताया राजतंत्र, उसमें राजा राज्य का अध्यक्ष था, यानी वो ही उसका मुखिया था। उसके अधिकार असीमित थे, कोई अधिकारों की सीमा नहीं थी, काफ़ी अधिकार उसको प्राप्त थे। राजतंत्र कालीन समाज 2 वर्गों में विभक्त था, पेट्रिशियन वर्ग एवं प्लेबियन वर्ग। तो यहाँ का जो राजतंत्र के समय समाज 2 भागों में बटा हुआ था, एक आपका पेट्रिशियन वर्ग है और दूसरा प्लेबियन वर्ग है। पेट्रिशियन वर्ग में लैटिन लोग थे जो रोम के ही वास्तविक निवासी थे, यानी यहीं रहने वाले लोग थे, लैटिन बोलने वाले लोग थे। इस वर्ग में रोम के उच्च एवं कुलीन परिवार के व्यक्ति आते थे। तो जो उच्च धनी लोगों का जो ग्रुप था उसका नाम पेट्रिशियन वर्ग था। दूसरा बात करें वर्ग प्लेबियन, इसके अंदर कौन लोग शामिल थे? स्वतंत्र दास, भूमिहीन और गरीब व्यक्ति, यानी ये गरीबों का ग्रुप था जिनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस युग में रोम में अनेक सड़क, नहर, पुल बने। रोम की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर एक दीवार का निर्माण करवाया गया। रोम में सुंदर भवन और मंदिर इसी काल में बने हैं, इसी राजतंत्र काल में। इसके बाद अगस्टस का युग आता है। ये जो आपको दे रखा है 31 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व, ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, गलत है ये, इसको आप ठीक कर लें। ये जो आपका आएगा 27 ईसा पूर्व आएगा 31 की जगह पे। ये जो आपका 31 ईसा पूर्व है यहाँ आएगा 27 ईसा पूर्व से ये 14 ईसा पूर्व तक का अगस्टस का काल रहा है। उसका युग शांति और समृद्धि का युग था। उसके अधीन रोम ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति की। यानी जो ये अगस्टस का काल है, इस समय में रोम के अंदर काफ़ी उन्नति हुई है। 27 ईसा पूर्व से लेकर के 14 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है, इसको रोमन सभ्यता का स्वर्ण युग भी हम कह सकते हैं।
रोम सभ्यता की उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोमन सभ्यता को जानने के हमारे पास क्या क्या साधन हैं। तो 12 पट्टिकाओं पर लिखे लेख हैं जिनको हम 12 टेबल्स बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, उनसे हमें जानकारी मिलती है रोमन सभ्यता की। रोम के पुरोहितों द्वारा लकड़ी की तख्तियों पर लिखे हुए जो लेख हैं जिनको एनलस पोंटिफिकम बोला जाता है, तो ये हमारे पास एक सोर्स है रोमन सभ्यता के बारे में जानने का। और लिवी हुए हैं, लिवी की रचनाएं हैं पालीबियस व डियोडोरस, तो ये जो लेख हैं इनसे भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखो ये रोमन देवता हैं जुपिटर की मूर्ति बनी हुई है, रोमन सिक्के हैं, यहाँ देखो किसी कोई राजा जरूर होगा ये, तो उसका चित्र है। एक तरफ ये कुछ चित्र और दे रखे हैं, ये देवी देवताओं के किन्हीं ना किन्हीं के हुए होंगे। तो ये जो सिक्के हैं ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं रोमन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। अब यहाँ बात कर लेते हैं इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। रोम में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुनी हुई सीनेट के हाथों में केंद्रित थी, यानी यहाँ पे जो जनता वो चुनाव करती थी सीनेट का, और वही जो सीनेट है वो शासन व्यवस्था को चलाती थी। जैसे हम एमपी चुन के भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अंदर बैठते हैं वो, और उनको हम सांसद बोलते हैं, वही हमारे देश की सरकार को चलाते हैं। तो ठीक ऐसे यहाँ व्यवस्था थी जिसमें कि ये सीनेट चुन के भेजते थे और वो लोग शासन चलाते थे। सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 300। तो सीनेट के अंदर 300 सदस्य थे, परंतु ये सब सदस्य पैट्रिशियन वर्ग के होते थे, यानी कि जो उच्च या कुलीन वर्ग था वही लोग थे। प्लेबियन का इसमें कोई हिस्सा नहीं था, गरीब लोगों का इसमें कोई हिस्सा नहीं था, ये अमीर लोगों की एक संस्था थी। सीनेट द्वारा 2 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे जिन्हें काउंसिल कहा जाता था। तो ये न्याय के लिए 2 न्यायाधीशों की यानी 2 जजों की नियुक्ति करते थे और इनको हम काउंसिल कहते हैं। तो इनका जो जजों का कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता था। वे मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख सेनापति तथा प्रशासक थे, तो ये जो 1 साल के लिए चुने जाते थे। काउंसिल की सहायता से के लिए एक वित्त अधिकारी होता था जिसे क्वेस्टर्स कहते थे। इसके अतिरिक्त प्रशासन में सहायता देने के लिए 3 पदाधिकारी और होते थे जिनको हम सेंसर्स, कर वसूल करने वाला अधिकारी, एल्डीज, शांति बनाए रखने वाला। तो इसमें जो आपका सेंसर्स है एक कर वसूल करता था, एलडी जो है ये शांति बनाए रखने का काम करता था, और प्रोटोर यानी न्यायाधीश, तो इनकी नियुक्ति सबकी 1 वर्ष के लिए ही की जाती थी। प्रांतों के शासन प्रबंध का संचालन करने के लिए गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। जो ये गवर्नर थे इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। गवर्नरों को वेतन नहीं मिलने के कारण वे जनता में मनमाना कर वसूल करते थे। इनको वेतन नहीं मिलता था तो ये जनता से मनमाना कर वसूल कर लेते थे, और जिससे जनता का एक तरह से हम कह सकते हैं शोषण होता था। सीनेट द्वारा पारित किए गए कानून को असेंबली अस्वीकार नहीं कर सकती थी, यानी जो भी कानून सीनेट ने पास कर दिया उसको असेंबली है जो इनकी वो अस्वीकार नहीं कर सकती थी, यानी वो उनको पास करना ही पड़ता था। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था कैसी थी इन लोगों की। रोमन लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। भाई ये मुख्य रूप से खेतीबाड़ी करते थे, तो यहाँ भी खेतीबाड़ी हमें मुख्य व्यवसाय देखने को मिलता है, और पशुपालन था। गेहूँ, जौ, बाजरा, अंगूर, जैतून, सेब आदि इनकी मुख्य फसलें थी। भूमि पर धनी पुरुषों का अधिकार था, यानी जो धनी लोग थे वो उन्हीं का अधिकार भूमि पर था, उन्हीं की जमीन थी। रोम में व्यापार है, वाणिज्य है एवं उद्योग धंधों का विकास अधिक विकसित नहीं था, यानी यहाँ ज़्यादा व्यापार आदि या उद्योग धंधे ज़्यादा नहीं थे। फिर भी यहाँ बर्तन उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, सोना चांदी के आभूषण आदि बनाने का कार्य जरूर किया जाता था। राज्यों को खानों और नमक उत्पादन से भी आमदनी होती थी। ये लोग भारत से मलमल मंगवाते थे, अफ्रीका से धातु, चीन से रेशम और यूनानी सभ्यता से लोहे का व्यापार करते थे। अब एक फैक्ट जान लेते हैं। रोम पहले एक नगर राज्य द्वारा, फिर वह मध्य इटली के लैटिन प्रदेश में एक राज्य बना। इसके पश्चात इसमें समूची इटली का विलय हो गया तथा अंत में इसने एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि पहले वो एक छोटा सा गांव था, बाद में वो एक नगर राज्य बना, और नगर राज्य से वो एक साम्राज्य बना, और जिसके अंदर पूरे इटली का विलय हो गया, यानी पूरा इटली उसी के अंदर समा गया, रोमन साम्राज्य के अंदर। इसके बाद बात करते हैं इनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की। रोम के सामाजिक जीवन का मूल आधार परिवार था। परिवार संयुक्त होते थे, यानी कि इनके जैसे
हमारे यहाँ कहीं कहीं देखने को मिलता है भाई, जिस परिवार में अगर 2 भाई हैं, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, उनके बच्चे हैं, उनके अपने वो दोनों भाई रह रहे हैं, पति पत्नी हैं, उनके माता पिता है, तो इसको हम संयुक्त परिवार बोल देते हैं। तो इसी प्रकार इनके यहाँ परिवार थे। परिवार के सदस्यों को मुखिया की आज्ञा का पालन करना पड़ता था, जो उसने आज्ञा दी थी वो माननी पड़ती थी। रोम के निवासी प्रकृति के देवताओं की अपेक्षा आत्माओं की उपासना में अधिक विश्वास रखते थे, यानी प्रकृति की कम पूजा करते थे, आत्माओं की ज़्यादा करते थे। उनके देवता इस प्रकार थे: जुपिटर शांति का देवता है, मार्स युद्ध का देवता, वीनस प्रेम की देवी है, वेस्टा जो है वो अग्नि का देवता है, अपोलो संगीत व कला का देवता है। ये इस प्रकार आदि प्रसिद्ध थे। रोम की शासन व्यवस्था की जो धुरी है वो धार्मिक विचार ही थे, यानी इनका जो शासन था वो एक तरह से कहीं ना कहीं धार्मिक विचारों पर ही चलता था। इसके बाद गणतंत्र काल में वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में थी। जब गणतंत्र काल था भाई, उस समय जो यहाँ की शक्ति थी वो जनता के हाथों में थी, लेकिन प्लेबियन व दास वर्ग को किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार उस समय भी प्राप्त नहीं था, यानी जो गरीब वर्ग था उसको उस समय भी कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी। प्लेबियन वर्ग इसके लिए निरंतर संघर्ष करते रहे कि हमें भी भाई इस प्रकार की कोई शक्ति मिले, हमें हमारी भी भागीदारी राजनीति के अंदर हो, तो इसके लिए वो लगातार संघर्ष करते रहे हैं। आइए एक फैक्ट जान लेते हैं। रोमन साम्राज्य में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। ये सड़कें विश्व के सभी प्रमुख देशों नगरों को रोम से जोड़ती थी। अतः यह लोकोक्ति उचित प्रतीत होती है कि सभी सड़कें रोम को जाती हैं। तो भाई जो आपके उस समय में विश्व के जो प्रमुख जो देश थे, नगर थे, उनके साथ रोम से सड़कें जाती थी। और ये एक कहावत प्रचलित है कि सभी सड़कें रोम को जाती हैं, तो ये इसी कारण से बनी है और ये कहीं ना कहीं उचित ही प्रतीत होती है। तो ये आपकी रोमन सभ्यता यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सभ्यता कौन सी है, इसकी क्वेश्चन आगे ये बाद में हम करेंगे। अब आती है चीन की सभ्यता। हमारा पड़ोसी देश है चीन, तो चीन के बारे में जानते हैं। चीन की सभ्यता भी क्या है, एक प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता का विकास कब हुआ? लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस सभ्यता का उदय कहाँ हुआ? सिक्यांग, हांगभो तथा वांगभो, ये नदियां हैं चीन की। ये नाम अजीबोगरीब से हैं, देख लेना भाई। सिक्यांग है, हवांगभो है, वांगभो है, इनके आसपास हुआ। इन नदियों में बाढ़ आने के कारण चीनी लोग इन्हें विपत्ति मानते थे। तो इनमें काफ़ी बाढ़ आती थी, तो चीनी लोग इनको अपने लिए विपत्ति मानते थे। परंतु इन्हीं नदियों ने चीन की सभ्यता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि नदियों से पानी मिलता है, और पानी मिलता है तो वहाँ व्यक्ति फिर कृषि शुरू कर देता है। कृषि जब शुरू होती है तो धीरे धीरे गाँवों का, नगरों का विकास होता जाता है। तो कहीं ना कहीं चीनी सभ्यता के विकास में भी ये नदियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको चीनी लोग विपत्ति मानते थे। जैसे भारत के अंदर अगर आप बिहार की बात करोगे तो कोसी नदी है, वहाँ हर साल बाढ़ आती है, और कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। चीनी इतिहासकारों के अनुसार फूसी चीन का पहला सम्राट था। तो ये नाम है भाई राजा का, फूसी। ये चीन का पहला राजा बना, जिसने 2852 ईसा पूर्व से लेके 2738 ईसा पूर्व तक, ये तो काफ़ी लंबा हो गया भाई, तो काफ़ी लंबा चल गया इसका इतना शासन। 100 साल से भी ज़्यादा कर दिया भाई इसने तो शासन। उसने चीनियों को, इस पहले शासक फूसी चीन ने क्या किया? चीनियों को घर बनाना, शिकार करना, जानवर पालना आदि कार्य सिखाकर चीनी सभ्यता की नींव डाली। तो चीनी सभ्यता की नींव डालने वाला कौन था? फूसी, जो कि चीन का पहला सम्राट था। चीन का दूसरा प्रमुख सम्राट शेन नुंग था। उसने चीनियों को क्या करना सिखाया? खेती करना सिखाया शेन नुंग ने। फूसी चीन ने इनको घर आदि बनाना सिखाया, और शेन नुंग ने खेती करना सिखाया। तीसरा सम्राट इनका था वांग टी, जिसको पीला सम्राट भी कहते हैं। इसने महासम्राट की उपाधि धारण की और छोटे छोटे भूभागों में विभाजित चीन को, जो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, उसको संयुक्त करके अपने साम्राज्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। इसके बाद यहाँ विभिन्न राजवंशों क्रम से हाशिया वंश है, शांग वंश है, चाउ वंश, चिन वंश, हान वंश, तांग वंश, शुंग वंश, इन्होंने शासन किए। काफ़ी सारे वंश आ गए, तो इन लोगों ने यहाँ पे शासन किया। चीन की सभ्यता को जानने के हमारे पास साधन क्या क्या हैं, तो वो देख लेते हैं। चीन की सभ्यता को जानने के साधन पौराणिक कथाएं, यानी चीन की जो पौराणिक कथाएं, उनसे हमें चीन के बारे में जानकारी मिलती है। कन्फ्यूशियस द्वारा रचित भूचिंग व भीचिंग, ये काव्य संग्रह, यानी इसकी कविताओं का संग्रह है।
डूचिंग और भीचिंग, इससे भी हमें चीन के बारे में जानकारी मिलती है। ये देखो चीनी दार्शनिक है क्यों कन्फ्यूशियस, इसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। पूरा पाषाणिक अवशेष जो इनके यहाँ से मिलते हैं हमें, अस्थि अभिलेख जो मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, ध्वनि बोधक चित्र मिले हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमें चीन की सभ्यता के बारे में जानने को मिलता है। चीनी पुरास्थलों से प्राप्त मानव से, जो चीन के अंदर पुरास्थल मिले हैं पुराने समय के, तो वहाँ से देखो कंकाल मिले हैं, ये काफ़ी सारे ये कंकाल पड़े हैं, देखो ध्यान से। तो ये मानव अवशेष हमें मिले हैं, तो इनसे भी हम जानकारी प्राप्त कर पाएँ कि किस समय के हैं, कार्बन डेटिंग आदि से इनकी जानकारी हमें मिल गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं चीन की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो राजा को चीन में क्या कहा जाता था, वांग कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे राजा को क्या कहा जाता था, वांग, जैसे मिस्र के अंदर फ्राओ कहा जाता था। वह सबसे बड़ा न्यायाधीश तथा पुरोहित था, राजा ही सबसे बड़ा जज था और यही पूजा पाठ का काम भी यही करता था, ये पुरोहित भी था। वह स्वेच्छाचारी होता था, अपनी मर्जी का मालिक होता था, जनता उसे अपना पिता समझती थी और उसे ईश्वर पुत्र कहकर उसकी पूजा करती थी, यानी ये लोग राजा की भी पूजा करते थे और ईश्वर को ईश्वर का पुत्र समझते थे। अगर मंत्री परिषद की बात करें तो वांग ने यानी राजा ने शासन कार्य के लिए मंत्री परिषद का गठन किया हुआ था। उसके अधीन 4 मंत्री होते थे जो राजा को प्रशासनिक कार्यों में परामर्श यानी सलाह देते थे। इसके अतिरिक्त 6 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद भी थी, जिसमें आपकी लोक सेवा समिति है, माल व वित्त समिति है, लोक सेवा यानी लोगों की सेवा का ध्यान रखने वाली समिति होगी, माल व वित्त धन आदि मामलों के में काम करने वाली समिति, संस्कार व उत्सव की एक समिति है जो त्यौहार आदि मनाने का काम करती थी, युद्ध व रक्षा समिति है, दंड व न्याय समिति है और सार्वजनिक हित समिति। चीन में सामान्यतः योग्य व्यक्तियों को ही सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता था, यानी कि यहाँ हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि चीन के अंदर अगर सरकारी पद पर किसी की नियुक्ति है तो वो योग्य व्यक्ति की ही होती है, बाकी जगह राजा के प्रिय पात्र को भी इस प्रकार से रख लिया जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसके बाद बात करें हम प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी चीन की, तो 2 या 3 हीन बोलते हैं गांव के समूह को, तो 2 या 3 जो हीन है उनको मिला के एक फू बनता था जो प्रांत यानी राज्य के समान होता था, और इन प्रांतों को क्या कहा जाता था, सैंग भी कहा जाता था। यहाँ छोटे छोटे गांव और नगर थे जिनकी शासन व्यवस्था एक न्यायाधीश और एक राज्यपाल चलाता था, और इन राज्यपाल और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था, सम्राट यानी राजा करता था, यानी कि वांग करता था। आर्थिक दशा कैसी थी इनकी, कृषि एवं पशुपालन चीनी लोगों का मुख्य कार्य है, कृषि और पशुपालन था। यहाँ बाजरा, चावल, गेहूं, फलों की खेती की जाती थी। उपजाऊ भूमि पर 9 परिवार मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। इस व्यवस्था को चिंगती-येन प्रणाली कहा जाता है, यानी जब 9 परिवार मिलकर एक साथ खेती कर रहे हैं तो उस प्रणाली का नाम क्या है, चिंगती-येन प्रणाली। उद्योग धंधे क्या क्या थे यहाँ, चीन में उद्योग धंधों का आश्चर्यजनक रूप से विकास हुआ था। चीनियों का मुख्य व्यवसाय रेशम का उद्योग था, यानी ये लोग रेशम का उत्पादन करते थे और जिसकी विदेशों में भी मांग थी। चीनियों का एक अन्य मुख्य व्यवसाय क्या था, मछली पकड़ना भी था। आज भी इनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना ही है और ये लोग मछली और चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में। चीन में लोग वंशानुगत व्यवसाय करते थे, यानी कि जो भाई पिता करता आया, उससे पहले दादा करता आया, आगे उसी को ये लोग अपनाते थे। इसी को वंशानुगत व्यवसाय बोलते हैं और इसको ये बदलना पाप समझते थे। इनका मानना था कि जो हमारे दादा परदादा पिता आदि करते हैं हम भी उसी काम को करेंगे। व्यापार एवं वाणिज्य की क्या स्थिति थी, तो चीन ने व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत विकास किया। सम्राट शी हुआंग-टी, जिसको हम पीला सम्राट भी कहते हैं, उसने व्यापार के विकास के लिए चीन के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया था। यहाँ व्यापारियों के संघ बने हुए थे, अलग अलग ग्रुप बने हुए थे व्यापारियों के, जो विदेशों से क्या करते थे, ऊन, तंबाकू, शीशा, कीमती पत्थर मंगवाते थे तथा चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं या फिर बारूद है या ताश का जो खेल है वो विदेशों में भेजते थे। तो इन चीज़ों का निर्यात करते थे, मिट्टी के बर्तन, बारूद और ताश का, और आयात किनका करते थे, ऊन का, तंबाकू का, शीशा और कीमती पत्थर। अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो चीनी समाज में शिष्टाचार और नम्रतापूर्ण व्यवहार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, यानी कि ये काफ़ी मोरालिटी को प्रेफरेंस देते थे। भाई शिष्टाचार को, बड़ों को जैसे सम्मान देना, बड़ों के सामने नमस्ते बोलना, इस प्रकार का इनका शिष्टाचार और नम्रतापूर्ण व्यवहार को ये बहुत बढ़िया मानते थे और उसको महत्व देते थे। चीनियों के अनुसार संसार के निर्माता पानकू, ये संसार का निर्माता किसको मानते हैं, पानकू को। उन्होंने कहा कि पानकू ने समाज के 4 वर्ग बनाए हैं।
पहले वर्ग का नाम मंदारिन था, इसमें विद्वान, अध्यापक, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आते हैं, यानी जो शिक्षा देने का काम करते हैं उसको ये लोग मंदारिन वर्ग बोलते थे। इसको ये पहला वर्ग मानते हैं। दूसरा वर्ग इनका मानना था कि किसानों का, तो जो खेती का काम करते हैं। तीसरा वर्ग ये मानते हैं कारीगरों का, जो कि शिल्प का काम करते हैं अलग अलग, जैसे कोई लोहे का, कोई सुनार का, कोई चमड़े का, कोई कपड़े का, इस प्रकार के जो अलग अलग कारीगर हैं। और चौथा वर्ग ये मानते थे व्यापारी का, जो व्यापार का काम करते हैं उसको ये लोग चौथा वर्ग गिनते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि संसार का जो निर्माता पानकू है उसने 4 वर्ग बनाए संसार के, समाज के। चीन में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, तो यहाँ भी हमें संयुक्त परिवार प्रणाली देखने को मिलती है। धार्मिक व्यवस्था, इससे पहले चलो ये फैक्ट दे रखा है, प्राचीन काल में चीन के लोग अपने अतिरिक्त किसी अन्य जाति को सभ्य नहीं समझते थे। तो इन लोगों का मानना था कि केवल हम ही लोग सभ्य हैं, बाकी सब असभ्य हैं, किसी को ये अपने बराबर नहीं समझते थे। वे अपने को स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य तिएनशिया कहते थे। चीनी भाषा का शब्द है तिएनशिया, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य। तो इनका मानना था कि हमारे ऊपर स्वर्ग और हम उसके नीचे का राज्य तिएनशिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं धार्मिक व्यवस्था। चीन के विद्वान एकेश्वरवादी थे, यानी एक ईश्वर को मानते थे, लेकिन जो जनता थी वो बहुदेववादी थी। जो कन्फ्यूशियस जैसे विद्वान लोग थे वो केवल एक ईश्वर को मानते थे और जनता बहुत सारे देवी देवताओं को मानती थी। यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती थी, जैसे आकाश का देवता यंग, आकाश के देवता का नाम क्या नाम है चीन के अंदर यंग। वायु तथा पृथ्वी के देवता का नाम चीन, ये मुख्य थे। चीनी लोग अंधविश्वासी भी थे, वे भूत प्रेत है, अपशगुन है, व जादू टोने में विश्वास करते थे। चीन में कन्फ्यूशियस व लाओ से प्रमुख दार्शनिक मत थे, जिसे चीनी लोग कुंगजू के नाम से भी पुकारते हैं। तो एक कन्फ्यूशियस है और एक लाओ से, ये प्रमुख दार्शनिक यहाँ हुए हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा फैलाई है चीन के अंदर, और इनको चीनी लोग कुंगजे के नाम से भी पुकारते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत से यहाँ बौद्ध धर्म का भी काफ़ी प्रसार हुआ। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारत के अंदर बौद्ध धर्म आया तो उसके बाद चीन के अंदर भी बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रसार हुआ। हमारे बहुत सारे राजाओं ने अपने लोगों को प्रचार करने के लिए चीन के अंदर भी भेजा था, जिससे वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। तो ये चीनी सभ्यता यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद देखते हैं हमारी लास्ट सभ्यता बच गई, माया सभ्यता। उत्तर अमेरिका महाद्वीप, जो आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में 500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा ईस्वी के बीच, यहाँ आपका लिखा 500 ईसा पूर्व यानी ईसा से 500 साल पहले और 1000 ईस्वी के बीच फली फूली सभ्यता का क्या नाम है, माया सभ्यता इसको कहा जाता है। वैसे यह सभ्यता लगभग 4000 ईसा पूर्व पुरानी है, यानी 4000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। यह सभ्यता आधुनिक ग्वाटेमाला जो देश है, बेलीजे है, दक्षिण पूर्व मैक्सिको है और होंडुरास तथा अल सेल्वेडोर के पश्चिम क्षेत्रों में फैली हुई है। वर्तमान में इन देशों के आसपास ये सभ्यता है, यानी ये जो वर्तमान के देश हैं इन क्षेत्रों में ये फैली हुई थी। माया सभ्यता अपने आप में कोई साम्राज्य नहीं थी, यानी कोई एक राज्य नहीं कह सकते कि एक संगठित राज्य थी, बल्कि ये क्या थी, या कोई ये एकीकृत राजनीतिक इकाई भी नहीं थी, बल्कि बिखरे हुए छोटे बड़े शहरों और गांवों की एक सांस्कृतिक इकाई थी। यानी छोटे बड़े जो शहर थे या फिर गांव थे उनके अंदर ये संस्कृति के रूप में एक सभ्यता है। यद्यपि इनमें से अधिकांश शहर या गांव एक दूसरे से जुड़े थे, बहुत सारे आपस में जुड़े हुए भी थे, आपस में व्यापार आदि लेन देन करते थे, लेकिन फिर भी ये गांव लेवल की एक सभ्यता थी या शहरों के लेवल की। इसमें कोई एक राजा इनका यहाँ नहीं था कि जिसने पूरे इस सभ्यता को एक सूत्र में बांधा हो। टीकल, कलकमुल, कोपान और पालेंके यहाँ के प्रमुख शासकीय राजवंश थे। तो ये कुछ शासकीय राजवंश हैं जिन्होंने छोटे मोटे भागों पर शासन किया है। इनकी प्रमुख विशेषताएं, इनका भव्य स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला अच्छी थी, ललित कला इनकी यानी कि इसमें आप कह सकते हैं आर्ट, लेखन कला, खगोल विज्ञान और कैलेंडर आदि, जो इन्हें विश्व की परिष्कृत और विकसित सभ्यताओं की पंक्ति में खड़ा कर देते हैं। तो इन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है, लेखन कला इनकी है, इन्होंने भवनों का निर्माण किया है, कैलेंडर इन्होंने अपना बनाया है। घरों की दीवारें लकड़ी की हुआ करती थी, तो यानी ये दीवार किसकी बनाते थे, लकड़ी की बनाते थे, और इनकी छतें जो थी वो ताड़ के पत्तों से बनाई जाती थी। तो ये छत ताड़ के पत्तों से बनाते थे और घर की जो दीवारें थी वो लकड़ी की बनाते थे। अब इस सभ्यता के बारे में जानने के हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या साधन हैं, वो देख लेते हैं। तो माया सभ्यता में स्थित नगरों की खुदाइयों से एक तो हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है,
उससे मिलने वाले पुरावशेष क्या क्या हो गया आपके, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, नक्काशी यानी कि चित्रकारी वगैरह मिली है, या फिर कलात्मक वस्तुएं व ग्लिफ मिले। रास हीतर की रचना, रास हीतर कोई व्यक्ति होंगे, इनकी रचना है प्राचीन माया नया परिप्रेक्ष्य, ये रचना है रास हीथर की, प्राचीन माया नया परिप्रेक्ष्य, यानी कि माया की सभ्यता प्राचीन है लेकिन उसको हम नए परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार की इसकी एक रचना है। माया किताबें या कोडिसिस, तो ये जो किताबें हैं माया सभ्यता के बारे में छपी हुई, उनसे भी हमें माया सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखो माया सभ्यता के अंदर इस प्रकार के भवन बनाए जाते थे, यहाँ से सीढ़ियाँ गई हुई हैं इधर से भी, और ये ऊपर भवन बना हुआ है। इसके बाद यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें कि राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, तो माया सभ्यता में राज्यों के मुखिया जो छोटे मोटे, पहली चीज़ तो ये कि एक संगठित राज्य के रूप में इकाई नहीं थी, ये पहले भी आ चुका है, लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे शहर या गांव थे उनमें जो राज्य चल रहे थे, तो उसमें राज्यों के जो मुखिया थे उनको असली पुरुष या हेलेन यूनिक के नाम से जाने जाते थे। इनका पद आनुवंशिक होता था, यानी कि पिता के बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, इस प्रकार से ही राजा बनते थे। हेलेक यूनिक राज्य के लौकिक तथा अलौकिक प्रतिनिधि माने जाते थे कि ये ईश्वर की ओर से भी हैं और हमने भी इनको अपना राजा मान रखा है। इनके अधीन अन्य जो शहरों के सरदार थे जिन्हें बाताबोब कहते थे, तो जो अन्य जो शहर थे वहाँ के जो सरदार या मुखिया बनाए जाते थे उनको बाताबोब बोलते थे। बाताबोब पर अपने शहर के शासन की देखरेख का जिम्मा था। इसके अतिरिक्त एक नगर परिषद भी होती थी, यानी एक कह सकते हैं सभा होती थी, परिषद कह सकते हैं वो नगर की, जिसमें शहर के विभिन्न उपमंडलों के सरदार शामिल होते थे। यद्यपि वे बाताबोब के अधीन थे, परंतु बाताबोब के किसी भी कार्य पर रोक ये लोग लगा सकते थे, जो उपमंडलों के सरदार हैं। जरूरत पड़ने पर बाताबोब सेना का नेतृत्व भी करते थे, यानी ये सेना का भी नेतृत्व करते थे और लड़ाई में आगे रहते थे बाताबोब। इसके बाद बात करें सांस्कृतिक एवं धार्मिक व्यवस्था क्या थी माया सभ्यता के लोगों की, तो माया सभ्यता का पंचांग है 3114 ईसा पूर्व में ये पंचांग शुरू हो गया था। ये देखो माया सभ्यता का ये पंचांग दिख रहा है यहाँ पे इस चित्र में, ये पंचांग है इनका। तो 3114 ईसा पूर्व में इन्होंने शुरू कर दिया था। इस कैलेंडर के अंदर क्या हर वर्ष 394 वर्ष के बाद बाक्तुन नाम के काल का अंत माना जाता है, यानी कि 394 साल के टाइम पीरियड को एक बाक्तुन बोलते हैं। देवताओं के चित्र गच्छकारी मुखौटों से बनाए जाते थे, वह उनकी पूजा चबूतरों पर बने मंदिरों में की जाती थी, यानी चबूतरों के ऊपर ये मंदिर बनाते थे, उन्हीं में अपनी देवताओं की पूजा करते थे। देवताओं को शासक वर्ग अपने पूर्वज मानते थे, तो जो राजा थे उनका कहना यह था कि हमारे पूर्वज हैं, हम इन्हीं के वंशज हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी, यानी ये जो भी नया काम करते थे और ये अगर देवताओं को प्रसन्न करना होता था तो उसके लिए देवताओं को ये बलि चढ़ाते थे। यहाँ पर भी नगर व राज्यों के अपने अपने देवता थे, यानी हर एक नगर का, हर एक राज्य का अपना अपना अलग अलग देवता था। तो ये एक फैक्ट दे रखा है। माया सभ्यता अपने आप में कोई साम्राज्य या राजनीतिक इकाई नहीं थी, अपितु छोटे छोटे गांवों, कस्बों एवं नगरों की सांस्कृतिक इकाई थी। पहले पढ़ चुके हैं कि ये कोई एक साम्राज्य या राजनीतिक इकाई इकट्ठी नहीं है, अलग अलग छोटे छोटे कस्बों या शहरों को मिला करके, गाँवों को मिला करके छोटे छोटे राज्य बने हुए थे, और ये अपने आप में एक सांस्कृतिक इकाई थी। ये हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, यक्ष चीलान से प्राप्त लिंटल, ये एक प्रकार का चित्र सा है, देखो विशेष रचना है इनकी। इसके बाद बात करते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी। मायावासी कृषि एवं पशुपालन में विशेष ध्यान देते थे, तो यहाँ की भी जो प्रमुख व्यवसाय क्या था वो कृषि था। यहाँ पे गेहूँ, जौ, चना, गन्ना, नारियल आदि फसलें उगाई जाती थी। इनके साथ साथ पशुपालन में गाय एवं बकरी विशेष पशु थे, तो गाय और बकरी ये पालते थे। माया सभ्यता में नाव, सूती वस्त्र व तांबे की घंटियाँ, तलवार व आभूषण बनाना प्रमुख कार्य थे। तो यहाँ क्या क्या काम किए जाते थे, एक तो नाव बनाते थे, सूती वस्त्र है, तांबे की घंटियाँ या फिर तलवार और आभूषण ये लोग बनाते थे। वे अपने बाताबोब एवं हेलेक यूनिक तथा अन्य धनी लोगों के लिए सुंदर नक्काशीदार लकड़ी का प्रयोग करके घर भी बनाते थे, यानी अपने बाताबोब को खुश करना है या हेलेक यूनिक को खुश करना है, या जो दूसरे धनी लोग हैं उनके लिए सुंदर नक्काशीदार का मतलब हो गया उनके ऊपर अलग अलग डिजाइन बने हुए, चित्र बने हुए, इस प्रकार के लकड़ी का प्रयोग करके घर बनाते थे। किसान व साधारण लोगों के घर जो है कच्चे होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, नाव।
किसानों व साधारण लोगों के घरों को क्या बोला जाता था? ना बोला जाता था। मायावासियों ने चौड़ी सड़कें बनवाई हुई थी जो स्केब या फिर स्केब ओब के नाम से जानी जाती थी। चौड़ी सड़कों को ये स्केब या फिर स्केब ओब के नाम से जानते हैं। तो ये आपका लेसन होता है कंप्लीट। तो ये इस लेसन के बाद आगे नेक्स्ट लेसन हम करेंगे, लेकिन ये इसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, इससे पहले का जो लेसन था उसके क्वेश्चन आंसर, उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई अपना सुझाव देना है, कोई कमी अगर वीडियो के अंदर है तो वो भी प्लीज़ बताएं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ चीज़ अच्छी लगी तो उसके बारे में भी कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।